हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सोपीडिया। आज के इस वीडियो के अंदर हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने वाले हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकेंड का, जो कि अभी लेटेस्ट एग्जामिनेशन में आया हुआ पेपर है सितंबर 2025 का। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा पुराने पेपर्स नहीं सॉल्व कराता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि अभी का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है। पहले जिन चीजों को प्रायोरिटी दी जाती थी अब उनको प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, इसीलिए अभी के हम लेटेस्ट पेपर करेंगे तो इनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी आपके एग्जाम में रिपीट होने की। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले टिक द करेक्ट ऑप्शंस। तो पहला क्वेश्चन था द सर्जिकल रिमूवल ऑफ लिम्स ड्यू टू डिजीज और इंजरी इज कॉल्ड, यानी कि कोई डिजीज या इंजरी की वजह से लिम्ब यानी कि हाथ या पैर का अगर रिमूव कर दिया जाता है, काट के निकाल दिया जाता है, सर्जिकल रिमूवल कर दिया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं हम एम्प्यूटेशन। ठीक है, और ये मेनली कब किया जाता है? हो सकता है एक्सीडेंट्स के बाद, इंजरी के बाद, अगर नर्व्स डैमेज हो जाती हैं तब किया कर दिया जाता है, या फिर डिजीज कंडीशन में ज्यादातर देखा जाता है कि जब डायबिटीज मेलाइटिस केस में रिमूव किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, डायबिटीज मेलाइटिस से ही इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय। मेन तो ये एनाटॉमी का क्वेश्चन है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, बट डायबिटीज मेलाइटिस में आप पढ़ते होगे कि इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि सिक्रीट करता है पैनक्रियास, और उसका भी अगर और स्पेसिफिक जाए तो हम बीटा सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज कॉमनली नोन एज। मायोकार्डियल इन्फेक्शन को कॉमनली हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम जनरली हार्ट अटैक बोलते हैं। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ गोनोरिया। गोनोरिया का कॉजेटिव एजेंट क्या है? नाइजेरिया गोनोरियाई। ठीक है, नाम में ही कॉमन है दोनों में गोनोरियाई, तो आप वो देख लेना। नेक्स्ट फिर इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस। इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस इज कॉल्ड मेनिंजाइटिस। ठीक है, इन्फ्लामेशन है तो आइटिस लास्ट में लगा देना है, तो आप यहाँ से सिंपली कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है हमारा, चूज द राइट एंड रॉन्ग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो आपको इन स्टेटमेंट्स में बताना है कि कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है। तो पहला क्वेश्चन है, ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय वायरस। तो ट्यूबरकुलोसिस यानी कि सिंपली हम टीबी बोलते हैं। तो टीबी क्या होता है? आपको पता होगा कि ये बैक्टीरियल डिजीज है, और कॉजेटिव एजेंट इसका क्या है? साल्मोनेला टाइफी। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स ना लिख के आप यहाँ पे राइट और रॉन्ग की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आप रॉन्ग लिखना। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की वजह से होता है। नेक्स्ट फिर येलो फीवर इज अ वायरल डिजीज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज। तो हाँ, ये सही बात है। येलो फीवर क्या है? वायरल डिजीज है जो कि मॉस्किटोज ट्रांसमिट करते हैं, तो ये स्टेटमेंट राइट है। नेक्स्ट फिर कैटरैक्ट इज क्लाउडिंग ऑफ कॉर्निया। तो आप ये यहाँ पे ध्यान देना कि कैटरैक्ट का मतलब क्या होता है? क्लाउडिंग ऑफ लेंस। ठीक है, आई लेंस होता है उसके अंदर क्लाउडीनेस हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है, रॉन्ग। हेपेटाइटिस प्राइमरीली अफेक्ट द लिवर। हेपेटाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर। तो हाँ, जाहिर सी बात है ये सिर्फ लिवर को ही अफेक्ट करता है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, यानी कि राइट है। ठीक है, हम लोग को बचपन से आदत होती है ट्रू फॉल्स की, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप अपनी आदत को चेंज करना, राइट और रॉन्ग लिखना। ठीक है, कीमोथेरेपी इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। यस, कैंसर का मेनली तीन ही ट्रीटमेंट ही होता है, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी। तो हाँ, ये ट्रू है। नेक्स्ट फिर अब हम चलते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स पे। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आया, द वाल्व बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के बीच में कौन सा वाल्व होता है? इसकी मैंने कई बार आपको ट्रिक बता रखी है कि देखो, जब भी हम डायग्राम बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा लेफ्ट राइट हो जाता है और हमारा राइट लेफ्ट हो जाता है। तो ये राइट है और ये लेफ्ट साइड है हार्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रिक मैंने बताई थी आपको, ट्राई बिफोर बाय। ठीक है, हर चीज को हम पहले ट्राई करते हैं ना, बाय करने से पहले, खरीदने से पहले ट्राई करते हैं, तो बस उसी स्टेटमेंट को याद रखना है, ट्राई बिफोर बाय। तो यानी कि ट्राई का स्पीड वॉल्व क्या आएगा? राइट साइड होगा, और बाई का स्पीड वॉल्व लेफ्ट साइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप बाई का स्पीड भी लिख सकते हो, और बाई का स्पीड वॉल्व को मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं।
तो यहाँ पे आप मिट्रल वॉल्व भी लिख सकते हो। तो ये पहले का आंसर रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन है डैश इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया। मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट क्या है? तो यहाँ पे बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। दो ही क्वेश्चन आते हैं मलेरिया से, या तो ये कौन से मॉस्किटो की वजह से फैलता है ये पूछा जाता है, या फिर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि कौन सा पैथोजन है। तो यहाँ पे पैथोजन पूछा गया है। गलती करके आप फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो मत लिख देना, वो ट्रांसमिट करता है। ठीक है, कॉजेटिव एजेंट क्या रहता है इसका? प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है। ठीक है, लिख लेना, इधर साइड में लिख देता हूँ, पैरासाइट। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्वेश्चन था हमारा द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ बर्न इंक्लूड्स, यानी कि नर्सिंग मैनेजमेंट हम बर्न के अंदर क्या क्या करते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक चीज नहीं लिखना है, देखो इंक्लूड्स लिखा था यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस आप लिख सकते थे। तो बर्न में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें होती हैं? सबसे पहला तो यहाँ पे बर्न के केस में फ्लूइड रिप्लेसमेंट किया जाता है। ठीक है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट किया जाएगा, आपको पता होगा पार्कलैंड फॉर्मूला के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट फिर इन्फेक्शन कंट्रोल किया जाता है। इन्फेक्शन कंट्रोल अपना सराउंडिंग्स को क्लीन करके भी किया जाता है, और एसेप्टिक टेक्निक्स का भी यूज किया जाता है। एसेप्टिक ड्रेसिंग की जाती है। ठीक है, ड्रेसिंग की जाती है बर्न में। नर्सिंग मैनेजमेंट में ये कर सकते हो आप, वाइटल्स को असेस करना, वाइटल साइंस चेक करना। और आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, पेन को मैनेज करना होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा पेन होता है बर्न में, तो पेन मैनेज करना होता है। और आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, आप कुछ सोचो, कई सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, पर मेनली क्या क्या रहता है अपना, यही रहता है फ्लूइड रिप्लेसमेंट, ड्रेसिंग, वाइटल्स को असेस करना, पेन को मैनेज करना, यही सब चीज रहेगा। आप यहाँ पे बेड क्रेडल्स का यूज भी किया जाता है ना, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो सपोर्टिव डिवाइसेस का यूज करना, जो बेड क्रेडल होता है, जिससे कि जो बर्न एरिया है उस पर इफेक्ट ना पड़े, प्रेशर ना पड़े, तो जो भी सपोर्टिव डिवाइसेस हैं उनका यूज करना। ऐसे ऐसे करके आप कई सारी चीजें यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्वेश्चन था डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेस। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है? तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी अब यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ है कि बच्चों के अंदर या फिर अडल्ट के अंदर। तो आप यहाँ पे ऐसे आप याद रखना कि चाइल्ड के अंदर क्या होता है, चाइल्ड्स के अंदर क्या होता है, रिकेट्स होता है। अडल्ट्स के अंदर क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कोई सा भी लिखते, मेनली तो आप रिकेट ही लिखो, वो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि वही ज्यादा पूछा जाता है। तो रिकेट आप लिख दो, या फिर आप अडल्ट्स का भी लिख दो ऑस्ट्रियोमलेशिया, तो भी ये सही रहेगा। नेक्स्ट फिर डिफिकल्टी इन सॉलोइंग, ये वाले टर्म्स मैंने आपको बहुत सारे बताए थे, एक मैंने वीडियो की थी उसके अंदर मैंने सारे टर्म्स बताए हुए थे आपको। कई बार मैंने आपको बहुत सारे एक एक नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं सारे मैंने कराए थे, उसके अंदर ये सब चीजें बेसिक है, ये मैंने आपको बताई थी। और ये भी कहा था कि ये सब आएगा, 80% मैंने बोला था आएगा, और वो आया भी हुआ है। ठीक है, डिफिकल्टी इन सॉलोइंग को क्या बोलते हैं, डिस्फेजिया, डिस्फेजिया। ठीक है, अब हम मूव करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। तो आपको पता होगा कि 6 क्वेश्चन आते हैं, 5-5 मार्क्स के होते हैं, जिनमें से हमें 4 क्वेश्चन करने होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चंस को एक बार रीड कर लेते हैं, फिर इनके सोल्यूशन को देखेंगे। अगर आपको सोल्यूशन नहीं देखना तो आप इन क्वेश्चंस के बाद सीधा आप स्किप कर सकते हो, नीचे आपको चैप्टर्स करके आ रहा होगा, टाइम स्टैम्प्स आ रहे होंगे, वहां से आप सीधा लॉन्ग क्वेश्चन पे जा सकते हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था राइट अबाउट नर्सिंग रोल इन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में नर्स का क्या रोल होता है, कैसे किया जाता है, वगैरह वगैरह, ये सब आपको बताना है यहाँ पे। एक्सप्लेन द कॉजेस सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। तो आपको टाइफाइड फीवर के बारे में बेसिक चीजें पूछी गई हैं, वो बताना है। राइट डिफरेंस बिटवीन बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, कैंसर के मैंने बहुत कम ही लेक्चर्स किए हैं, बट उसके अंदर सबसे पहले वाले लेक्चर के अंदर मैंने इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता रखा है। राइट अबाउट द टाइप्स एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर और मतलब फ्रैक्चर के टाइप्स और कॉम्प्लिकेशंस आपको बताने हैं। नेक्स्ट क्या है, राइट शॉर्ट नोट ऑन जियरेट्रिक नर्सिंग, यानी कि जो
ओल्ड एज की स्टडी होती है, उसे हम जेरियाट्रिक्स बोलते हैं। तो ओल्ड एज के जो पीपल होते हैं उनको क्या नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जाती है वगैरह वगैरह, उसके बारे में आपको बताना है। राइट अबाउट द रोल ऑफ नर्स इन प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, यानी कि जो कम्युनिकेबल डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज की हमारा लेक्चर चल रहा है, ठीक है। उसके अंदर हमने रेस्पिरेटरी कर लिया है, इंटेस्टाइनल कर लिया है, अब आगे दूसरा हमको करना है, ठीक है। तो वहाँ पे हम बता रहे हैं साथ साथ में कि प्रिवेंशन में क्या क्या होता है, मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, तो आप वो देख सकते हो। बाकी यहाँ पे हम एक शॉर्ट नोट टाइप करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट आंसर है, 5 नंबर के हैं, तो उसी हिसाब के इससे इसके आंसर्स की भी लेंथ होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा कहानी लिख दोगे तो वो भी सही नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, नर्सिंग रोल पूछा था वहां पे, या नर्स का रोल पूछा था डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए क्या होता है, हमें पहले से प्रिपेयर किया जाता है, ट्रेनिंग कराई जाती है। तो उसके अंदर क्या क्या किया जाता है, जैसे डिजास्टर में मॉक ड्रिल्स कराया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है कि फायर के टाइम पे क्या किया जा सकता है, अर्थक्वेक का मतलब जो जो भी एरिया जिस चीज के लिए प्रोन होता है, यहाँ पे तो अर्थक्वेक उतना ज्यादा नहीं होता, तो हमें ज्यादातर फायर के लिए हमारी मॉक ड्रिल्स कराई जाती हैं, फायर को कैसे मैनेज करना है वगैरह, उसके लिए जो भी इक्विपमेंट्स है, फायर एक्सटिंग्विशर है, वाटर कैनन है, उसका कैसे यूज करना है, ये सब चीजें बताई जाती हैं। तो ये हो गया एजुकेट कम्युनिटी अबाउट डिजास्टर रेडीनेस, यानी कि अगर मान लो कोई एरिया है जहाँ पे बहुत ज्यादा डिजास्टर प्रोन है, जहाँ पे हमेशा फ्लड आता है, अर्थक्वेक आता है, तो वहाँ पे हमें कम्युनिटी में जाके गाइडेंस प्रोवाइड करना है कि डिजास्टर के टाइम पे कैसे प्रिपरेशन रखनी है, डिजास्टर आने पे आपको क्या करना है वगैरह वगैरह। मेंटेन इमरजेंसी सप्लाईज एंड इक्विपमेंट्स, ठीक है, यानी कि जो भी इमरजेंसी में इक्विपमेंट्स की जरूरत है उन सबको रेडी रखना, ये होता है प्रिपेयर्डनेस। फिर उसके बाद रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स यानी कि जब डिजास्टर हुआ है उस टाइम पे क्या करना होता है, तो सबसे पहले प्रोवाइड करना होता है फर्स्ट एड, ठीक है, फर्स्ट एड प्रोवाइड करना, इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करना, जो भी विक्टिम्स होते हैं उनको सीवियरिटी के बेसिस पे ट्राइएज करना, ठीक है। ट्राइएज एक तरीका होता है, टेक्निक होती है, जिसके अंदर हम 4 कैटेगरीज के अंदर पेशेंट को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है रेड, ठीक है, रेड यानी कि रेड वैसे भी सिंबल है खतरे का, साइन है खतरे का, तो वहां पे हमें क्या होता है, जो भी इमीडिएट पेशेंट है जिनको तुरंत केयर की जरूरत है, जैसे कि किसी को बहुत ज्यादा सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, शॉक की कंडीशन है, या फिर कार्डिक अरेस्ट है, तो वो पेशेंट आते हैं पहली कैटेगरी के अंदर, ठीक है, रेड वाले में। फिर सेकेंड कैटेगरी होती है येलो की। येलो यानी कि उनको तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सा डिले किया जा सकता है, आधा घंटा या 20 मिनट 25 मिनट उनको डिले करके हम अगर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे तो भी उतनी ज्यादा सीवियरिटी नहीं है। जैसे कि फ्रैक्चर के पेशेंट हो गए, बर्न के पेशेंट हो गए, जिनको कोई भी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है, तो ये उसमें आ जाते हैं। फिर ग्रीन जोन होता है, ग्रीन यानी कि जिनको चोटें लगी हैं, ठीक है, छोटी मोटी चोटें हैं, छोटे मोटे फ्रैक्चर हैं, लेकिन वो चल फिर सकते हैं, तो जो चल फिर सकते हैं उनको ग्रीन जोन के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट फिर आता है फोर्थ में ब्लैक। ब्लैक में आती हैं डेड बॉडीज, ठीक है, अब जिन पे अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो डेड बॉडीज होती हैं, उनको उन पे ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है। शुरू में ट्राई करने का ये अपना रूल रहता है, 4 कलर कोडिंग होती है इसके अंदर। फिर अब क्या है इसमें, कंट्रोल ब्लीडिंग, मेंटेन एयरवेज, गिव सीपीआर, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लीडिंग कंट्रोल करना, फिर एबीसी करना, ठीक है, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन देखना, सीपीआर प्रोवाइड करना, असिस्ट इन इवैक्यूएशन एंड सेफ ट्रांसपोर्ट ऑफ विक्टिम्स, यानी कि उनको अगर मान लो कहीं पे फायर लग गया, हॉस्पिटल के अंदर आग लग गई, तो उनको बाहर निकालना, सेफली निकालना, जो भी पेशेंट्स हैं, जो भी विक्टिम्स हैं, उनको ये काम होता है। कम्युनिकेट क्लियरली विथ हेल्थ केयर टीम, ठीक है, हेल्थ केयर टीम के साथ में अच्छे से कम्युनिकेट करना। नेक्स्ट फिर आता है रिकवरी। रिकवरी के अंदर क्या किया जाता है, प्रोवाइड ऑनगोइंग फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। रिकवरी के टाइम पे क्या होता है, फिजिकल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट दोनों की जरूरत होती है। मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशंस एंड इन्फेक्शन, ठीक है, मॉनिटरिंग प्रॉपर करते रहना है। हेल्प फैमिलीज रीयूनाइट एंड प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन, यानी कि जो भी फैमिलीज है, मान लो बिछड़ गया कोई, तो उनको दोबारा से मिलाने का काम करना, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना। डॉक्यूमेंट केयर एंड रिपोर्ट आउटकम, ठीक है,
प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन, ठीक है। प्रिवेंशन और मिटिगेशन में क्या कर सकते हैं कि आइडेंटिफाई रिस्क एरिया इन दी कम्युनिटी, वो जो मतलब पहले से हमको प्रिवेंशन करके रखना है, तो वहाँ पे सबसे पहले हमें जो भी रिस्की एरिया है जहाँ पे फ्लड आता है या फिर अर्थक्वेक आता है तो उसे आइडेंटिफाई करके रखना। प्रमोट करना सेफ्टी मेजर्स टू रिड्यूस फ्यूचर डिजास्टर्स, ठीक है। यानी कि बाढ़ आने से पहले ही बांध बनाना होता है ना, तो वही काम है कि पहले से हमें थोड़ा सेफ्टी बना के रखनी है। पार्टिसिपेट इन पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स, जो पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स है उनके अंदर पार्टिसिपेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन था फिर हमारा टाइफाइड फीवर। तो टाइफाइड फीवर को क्या बोलते हैं हम, इंटेस्टाइनल फीवर भी बोलते हैं, ये याद रखना आप लोग। इसको मैंने अभी पढ़ा रखा है कम्युनिकेबल डिजीज वाले लेक्चर में, अगर ज्यादा डिटेल में देखना है तो वहां पे देख सकते हो आप। यहाँ पे हम थोड़ा शॉर्ट में इसको समझते हैं। कॉजेस इसके क्या रहते हैं, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, ठीक है। टाइफाइड फीवर का क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये कैसे फैलता है, तो ये फैलता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू या पुअर सैनिटेशन के थ्रू। इसका इन्फेक्शन क्या होता है, फीको ओरल रूट से स्प्रेड होता है। सिम्टम्स इसमें क्या आते हैं, हाई एंड स्टेप लैडर फीवर, यानी कि धीरे धीरे करके बढ़ता है फीवर। हेडेक, वीकनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट। मेन इसमें क्या आएंगे, इंटेस्टाइनल सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि एब्डोमिनल पेन होना, डायरिया होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये सब चीजें। रोज स्पॉट ऑन एब्डोमेन, कुछ केसेस में क्या होता है, रोज स्पॉट यानी कि रेड कलर के स्पॉट्स या रैशेस आएंगे एब्डोमेन पे। एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन और लिवर होगा। रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया, यानी कि फीवर के साथ क्या होता है, यूजुअली फीवर के साथ में पल्स बढ़ती जाती है, पल्स रेट बढ़ता जाता है। बट यहाँ पे क्या होता है, फीवर के साथ साथ पल्स कम होती जाती है, स्लो होती जाती है। मैनेजमेंट के अंदर क्या करते हैं, यहाँ पे मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर एंटीबायोटिक्स देते हैं, क्योंकि ये जाहिर सी बात है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, तो एंटीबायोटिक्स देंगे। उसके अंदर क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, तो सेफ्ट्रियाजोन, एजिथ्रोमाइसिन। एंटीपायरेटिक्स देंगे फीवर के लिए, जैसे कि पैरासीटामोल। एडिक्वेट हाइड्रेशन एंड ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ORS प्रोवाइड करना। अब नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर क्या रहेगा, मॉनिटर करना वाइटल साइंस, टेम्परेचर की चार्टिंग करके रखना, प्रोवाइड करना हाई कैलोरी सॉफ्ट डाइट, मेंटेन फ्लूइड बैलेंस, वॉच फॉर डिहाइड्रेशन, के लिए वॉच करना, क्योंकि डायरिया हो रहा होता है तो डिहाइड्रेशन ना हो जाए उसका ध्यान देना होता है। मेंटेन स्ट्रिक्ट हाइजीन टू प्रिवेंट स्प्रेड, ठीक है। अब यहाँ पे हाइजीन मेंटेन करके रखना ताकि और लोगों को ना हो जाए, क्योंकि फीको ओरल रूट से होता है, तो वहाँ पे हाइजीन की बहुत ज्यादा जरूरत है। पेशेंट को एजुकेट करना है अबाउट हैंड वॉशिंग एंड सेफ फूड एंड वाटर, ठीक है। पेशेंट को बताना है कि आपको बार बार हैंड वॉश करना है, या जब भी आप टॉयलेट के कांटेक्ट में आते हो तो वहाँ पे आपको हैंड वॉश करना है, या जब भी आप खाना खाने जाते हो उसके पहले हैंड वॉश करना है। ये सब बेसिक बातें हमें पेशेंट को बतानी होती है। नेक्स्ट फिर डिफरेंस बिटवीन बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। ये ट्यूमर के दो टाइप्स होते हैं, बिनाइन और मैलिग्नेंट, तो उनको हम समझते हैं, ठीक है। बिनाइन आप ऐसे समझ सकते हो, ये क्या है, नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है, यानी कि ये कैंसर नहीं होता, ये जैसे एक ही जगह पे हो जाता है ट्यूमर, वहां पे सेल्स का ज्यादा मल्टीप्लीकेशन होने की वजह से ट्यूमर होता है, तो वो एक ही जगह पे रहता है, नॉन कैंसरस रहता है, तो बिनाइन। और अगर कैंसरस ग्रोथ हो रही है तो उसे हम मैलिग्नेंट बोलेंगे। बिनाइन ट्यूमर क्या होता है, धीरे धीरे करके बड़ा होता है, और मैलिग्नेंट ट्यूमर बहुत तेजी से बढ़ता है। यूजुअली वेल डिफाइंड एंड एनकैप्सुलेटेड, तो जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो एनकैप्सुलेटेड रहता है, यानी कि वो एक कैप्सूल के अंदर रहता है, उससे बाहर वो नहीं निकलता है। बट मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, ये इरेगुलर ग्रोथ होती है, किधर से भी ग्रोथ होने लगती है, आसपास के टिश्यूज को डैमेज करते हुए ग्रो करता है, और ये नॉन एनकैप्सुलेटेड होता है, यानी कि ये कैप्सूल के अंदर नहीं होता, ये फैलता है, ठीक है। जैसे कि बिनाइन ट्यूमर डज नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स, बट जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है ये स्प्रेड करता है, और इस स्प्रेड को क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस बोलते हैं। जो प्रोसेस होता है जिसकी वजह से मैलिग्नेंट ट्यूमर स्प्रेड करता है उसे हम मेटास्टेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये दूसरे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है। सेल्स रिजेंबल नॉर्मल सेल्स, ठीक है। जो बिनाइन ट्यूमर होता है उसके अंदर जो सेल्स होती हैं, अगर हम नॉर्मल सेल और एक बिनाइन ट्यूमर की सेल्स को अगर हम अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं तो दोनों सिमिलर सी दिखेंगी, ठीक है। उसमें ज्यादा डेविएशन नहीं रहेगा या बिल्कुल भी डेविएशन नहीं रहेगा। बट जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है उसकी सेल्स एबनॉर्मल होती हैं, और
उनके बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। ट्यूमर क्या होता है, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता है, यानी कि इसमें जान का कोई भी खतरा नहीं रहता है। बट जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है इसके अंदर जान का खतरा होता है। अगर ये ज्यादा स्प्रेड हो जाता है तो ये लाइफ को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है, इंसान की डेथ हो सकती है। कैंसर से आप सुने ही होंगे, बहुत सारे लोगों की डेथ होती है। तो मेलिग्नेंट ट्यूमर एक टाइप का हमारा कैंसर ही है, समझ लो आप ऐसे। तो बिनाइन ट्यूमर क्या हो गया, लोकलाइज्ड है, इजियर टू रिमूव है। एक बार अगर आप इसे सर्जिकली रिमूव कर देते हो, करवा देते हो, तो दोबारा होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं और एक ही जगह पे रहता है। बट मेलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, ये फैलता है, दूसरे टिश्यूज में फैलता है, और ये मान लो एक बार सर्जरी करके निकाल भी दिया गया तो इतने छोटे छोटे इसके सेल्स होते हैं, ये दोबारा से ग्रो करने लग जाता है या दूसरे ऑर्गन्स में होगा फिर वहां अफेक्ट करेगा। तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है इसको रिमूव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर टाइप्स एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर। तो टाइप ऑफ फ्रैक्चर क्या होता है, मेनली 10 टाइप के फ्रैक्चर होते हैं। सबसे पहला सिंपल या फिर इसी को क्लोज्ड फ्रैक्चर भी बोलते हैं, यानी कि बस हड्डी टूट जाएगी और वो स्किन के बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है, स्किन के अंदर ही रहेगी, बस हड्डी टूट गई है। मतलब जैसे एक ऐसे बोन थी, ठीक है, तो अब ये यहाँ से टूट गई, ठीक है, बस एक ही जगह से टूटी और ये हमारी स्किन के अंदर ही रहा, तो उसे हम सिंपल फ्रैक्चर बोलते हैं। कंपाउंड फ्रैक्चर या फिर ओपन फ्रैक्चर क्या होता है, जब ये हड्डी टूट के बाहर निकल आई, ठीक है, समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो आप कि अगर ये हड्डी टूट के बाहर अगर निकल आती है तो उसे हम कंपाउंड फ्रैक्चर बोलेंगे। और यहाँ पे क्या होता है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाता है क्योंकि स्किन हट गई है तो इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहेंगे। नेक्स्ट फिर होता है कम्युनिटेड फ्रैक्चर। कम्युनिटेड फ्रैक्चर क्या होता है, इसमें क्या है कि अगर अभी तक तो बोन सिर्फ एक टूट रही थी, मतलब एक दो हिस्से में हो जा रही थी, मान लो एक बोन है वो टूट के दो हिस्से में हो जा रही थी। बट कम्युनिटेड फ्रैक्चर में क्या होता है, ये बोन टूट के कई सारे हिस्से में टूट जाती है, छोटे छोटे टुकड़े में हो जाती है, तो उसे हम कम्युनिटेड फ्रैक्चर बोलते हैं। फिर उसके बाद है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि बच्चों के अंदर कॉमन सा फ्रैक्चर कौन सा है जो चिल्ड्रेंस को अफेक्ट करता है, तो वो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में क्या होता है, जैसे आपने हरी डंडी देखी होगी, तो ऐसे डंडी होती है, आप उसे मोड़ोगे तो वो क्या होता है, एक साइड से ऐसे बेंड हो जाएगी, ठीक है, और दूसरे साइड से टूट जाएगी। तो यही होता है इसके अंदर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के अंदर ऐसा ही होता है कि एक साइड से क्या होता है, बोन टूट जाती है और एक साइड से बेंड हो जाती है। नेक्स्ट होता है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर क्या होता है, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल ब्रेक अक्रॉस दी बोन, ठीक है, तो इसमें सीधा सीधा ऐसे फ्रैक्चर होगा, स्ट्रेट होगा। ऑब्लिक फ्रैक्चर क्या है, ऑब्लिक फ्रैक्चर में ऑब्लिक होगा, ठीक है, ऐसे तिरछी बोन टूटी होगी, बस नाम से ही क्लियर, ट्रांसवर्स और ऑब्लिक। नेक्स्ट फिर स्पाइरल फ्रैक्चर। स्पाइरल फ्रैक्चर में क्या होता है कि बोन टूटने के बाद ट्विस्ट हो गई, मान लो ऐसे बोन थी, ठीक है, अब ये टूटी और ऐसे घूम गई, ठीक है, इधर वाला पार्ट इधर आ गया, ये ऐसे हो गया, ये यहाँ से ब्रेक हुई है, ठीक है, तो आप समझ सकते हो ट्विस्ट हो जाएगी, मतलब घूम जाएगी, स्पाइरल मतलब घूम जाना, ठीक है, टूटने के बाद बोन घूम जाती है। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर में क्या होता है, वन पार्ट ऑफ बोन इज ड्राइवन इनटू अदर पार्ट। इम्पैक्ट यानी इम्पैक्ट पड़ेगा इसमें दूसरी बोन पे, तो अगर बोन टूट के दूसरी बोन के अंदर घुस जाती है तो उसे इम्पैक्टेड फ्रैक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट फिर डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर क्या होता है, बोन इज पुश्ड इनवर्ट, कॉमनली स्कल। स्कल के अंदर बोन अंदर की तरफ घुस जाना, ठीक है, ज्यादातर स्कल के अंदर ही होता है ये वाला फ्रैक्चर कि बोन टूटी और अंदर की तरफ चली गई। नेक्स्ट फिर होता है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, ठीक है, अभी तक तो ये सारे हमारा कोई फोर्स की वजह से फ्रैक्चर हो रहा था, बट ये वाला टाइप जो होता है ये पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है, यानी कि इसमें क्या होता है कि कोई डिजीज कंडीशन की वजह से बोन वीक हो जाती है, फिर उसके बाद वो आसानी से टूट जाती है। ज्यादातर ऑस्टियोपोरोसिस में ऐसा देखा जाता है और कैंसर में देखा जाता है। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्चर। तो कॉम्प्लिकेशंस फ्रैक्चर के क्या रहते हैं, शॉक हो जाना ब्लड लॉस की वजह से, फैट एम्बोलिज्म होना, फैट इंटर हो जाता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, एम्बोलिज्म हो जाएगा।
नेक्स्ट फिर इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, ओपन फ्रैक्चर जो रहता है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है, इंक्रीज प्रेशर, सीवियर पेन, रिड्यूस ब्लड सप्लाई। ठीक है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है, अगर दब जाती है वहाँ की ब्लड वेसल्स तब कंपार्टमेंट सिंड्रोम देखा जाता है, प्रेशर बढ़ा तो वहाँ पे पेन ज्यादा होने लगा और ब्लड सप्लाई रुक गई। नर्व इंजरी हो सकती है, वेस्कुलर इंजरी हो सकती है, डीवीटी यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है। लेट कॉम्प्लिकेशंस के अंदर क्या होगा, माल यूनियन यानी कि बोन सही से जुड़ नहीं पाई, दूसरी पोजीशन के अंदर जुड़ गई रॉन्ग पोजीशन के अंदर, तो उसे हम माल यूनियन बोलेंगे। नॉन यूनियन यानी कि बोन जो है आपस में जुड़ी ही नहीं, फ्रैक्चर के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। या फिर डिलेड यूनियन कि काफी ज्यादा टाइम लगा बोन को वापस से जुड़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन था फिर हमारा जियरेट्रिक्स नर्सिंग से। तो जियरेट्रिक्स नर्सिंग क्या होती है, इज अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ नर्सिंग इन विच वी स्टडी अबाउट ओल्डर अडल्ट्स। ठीक है, जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके बारे में यहाँ पे पढ़ाई की जाती है या उनकी केयर प्रोवाइड की जाती है। फोकसिंग ऑन प्रमोटिंग हेल्थ, प्रिवेंटिंग डिजीज एंड मैनेजिंग हेल्थ रिलेटेड फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा हेल्थ को बूढ़े लोगों के अंदर, प्रिवेंट की जाएगी डिजीज को, या फिर एज रिलेटेड क्या होता है, कुछ साइकोलॉजिकल और कुछ फिजिकल चेंजेस आते हैं बॉडी में तो उनको मैनेज किया जाता है। ड्रेसेस प्रॉब्लम लाइक क्रोनिक इलनेस लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अर्थराइटिस, ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स है जो कि बूढ़े लोगों के अंदर होती है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो जेरेट्रिक पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर कौन सी कॉमन डिजीज है, तो ये आप ध्यान देना, ये ज्यादा कॉमन है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस और हार्ट की प्रॉब्लम्स होना, ये सब चीजें कॉमन होती हैं उनके अंदर। या फिर अगर आप साइकोलॉजिकल की बात करो तो एंजाइटी, डिप्रेशन, अकेले रहते हैं तो होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, डिमेंशिया होता है। ठीक है, ये सब चीजें होने के चांसेस रहते हैं। फोकस ऑन मेंटेनिंग इंडिपेंडेंस एंड मोबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो मेन क्या रहेगा फोकस, कि वो अपना इंडिपेंडेंटली काम कर सके, मोबिलिटी मेंटेन करना है कि अपना चल फिर सके और अपनी जो लाइफ की क्वालिटी है उसे मेंटेन कर पाए। प्रोवाइड सपोर्ट फॉर कॉग्निटिव इश्यूज सच एज डिमेंशिया एंड कंफ्यूजन। तो ये जो भी हमारा कॉग्निटिव इश्यूज होते हैं मैंने अभी बताया आपको, इसके अंदर सपोर्ट प्रोवाइड करना। एंश्योर प्रॉपर न्यूट्रिशन, मेडिकल मैनेजमेंट एंड सेफ्टी। ठीक है, प्रिवेंट फॉल्स। ठीक है, बूढ़े लोग क्या होता है ज्यादातर गिर जाते हैं या फिर ज्यादा देर बेड बेड पे लेटे रहते हैं, उस वजह से प्रेशर अल्सर होते हैं या फिर कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो उन सब चीज को मैनेज करना और प्रिवेंट करना। ठीक है, ऑफर इमोशनल सपोर्ट टू रिड्यूस लोनलीनेस, डिप्रेशन एंड एंजाइटी। वर्क क्लोजली विथ फैमिली हेल्थ केयर टीम फॉर होलिस्टिक केयर। ठीक है, यानी कि सारी तरह से उनको केयर प्रोवाइड की जा सके उसके लिए हमें फैमिली के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। प्रमोट्स हेल्थ एजुकेशन, रिहैबिलिटेशन, लॉन्ग टर्म केयर। ठीक है, इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम, हेल्थ एजुकेशन देना, रिहैबिलिटेट करना वगैरह वगैरह करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था फिर रोल ऑफ नर्स इन प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंट करना और मैनेज करना ये हम समझते हैं। सबसे पहले तो हमें हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है। कम्युनिकेबल डिजीज है तो ज्यादातर फीको ओरल रूट की वजह से होती है या रेस्पिरेटरी ट्रांसमिशन हो जाता है, तो उनके बारे में हमें बताना होगा लोगों को कि आप हैंड वॉशिंग करिए। ठीक है, प्रॉपरली आप टॉयलेट का यूज करिए, सैनिटेशन मेंटेन करके रखिए, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करिए, सेफ वाटर, सेफ फूड का यूज करिए वगैरह वगैरह, आपको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना होगा। नेक्स्ट फिर इम्यूनाइजेशन, यानी कि जो बच्चे हैं आजकल तो उनको पहले से ही इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, तो इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करना, जो भी उनका टाइम है, जिस टाइम पे जो वैक्सीन प्रोवाइड करनी है नेशनल रूल के हिसाब से, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के हिसाब से, तो उसे हमें प्रोवाइड करना। या फिर जो एक्स्ट्रा वैक्सीनेशन होते हैं, टिटनेस का होता है, रेबीज का होता है, तो जब जैसी जरूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसके हिसाब से इम्यूनाइजेशन लेना, तो उसके बारे में एजुकेट करना पेशेंट को और इम्यूनाइजेशन करवाना। ठीक है, जैसे मीजल्स, पोलियो, हेपेटाइटिस वगैरह। नेक्स्ट फिर अर्ली डिटेक्शन, यानी कि साइंस को जल्दी से समझना और उन्हें डायग्नोज करना और उनकी स्क्रीनिंग कराना, उनका ट्रीटमेंट करवाना
ये सब चीजें, अर्ली डिटेक्शन, इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए आप यूज करिए पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, मेंटेन करिए हैंड हाइजीन, फॉलो आइसोलेशन टेक्निक्स, इंश्योर सेफ वाटर डिस्पोजल एंड इन्वायरमेंटल क्लीनलीनेस। नेक्स्ट इज सर्विलेंस। सर्विलेंस यानी कि अब हमें पता तो करना पड़ेगा ना कि कितनी कम्युनिकेबल डिजीज है, किस एरिया में कौन सी फैल रही है, तो उसका सर्विलेंस करना एक आप ऐसे कह सकते हो एक सर्वे करना, ठीक है। रिपोर्ट कम्युनिकेबल डिजीज टू हेल्थ अथॉरिटीज, यानी कि WHO सारी मॉनिटरिंग करता है, तो उसको प्रॉपर, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, फीडिंग होती है पूरा वेबसाइट पे, तो सारी चीजें पता चल जाती हैं जल्दी से। असिस्ट इन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ड्यूरिंग आउटब्रेक्स, ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग केयर। अब क्या है, जो भी पेशेंट आए हैं उनका ट्रीटमेंट भी करना है, तो उनको क्या प्रोवाइड करना है, जो भी मेडिकेशंस है, एंटीवायरल, एंटीबायोटिक्स एज प्रिस्क्राइब्ड प्रोवाइड करना, ORS, हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन, सिम्टम बेस्ड केयर, मॉनिटर टेम्परेचर, वाइटल्स और साइंस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। तो यानी पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट और नर्सिंग केयर। फिर उसके बाद कम्युनिटी बेस्ड एक्शंस। अब कम्युनिटी बेस्ड एक्शंस में आप क्या कर सकते हो, प्रमोट करना वेक्टर कंट्रोल, यानी कि जो भी मॉस्किटोज हैं उनकी ब्रीडिंग को रोकना, उनको फैलने से रोकना, मॉस्किटो नेट्स का यूज करना, रिपेलेंट्स का यूज करना, और कहीं पे भी मान लो मॉस्किटो ब्रीडिंग को रोकने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, तो आसपास जहाँ पे ज्यादा पेड़ पौधे हैं, घास है, तो वहां पे आपको घासों को शॉर्ट करना होगा, पानी नहीं इकट्ठा होने देना है। घर में अगर मान लो कूलर है, वाटर टैंक है, तो उसको ढक के रखना और पानी टाइम टू टाइम चेंज करना, ये सब चीजें करके आप प्रिवेंट कर सकते हो मॉस्किटो ब्रीडिंग को, तो मॉस्किटो वाली जितनी भी डिजीज हैं वो प्रिवेंट हो जाएंगी। एजुकेट ऑन सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड हाइजीन, ठीक है, यानी कि पेशेंट्स को या जो भी कम्युनिटी है वहां पे जाकर आपको साफ पानी के बारे में आपको एजुकेट करना है, फूड हाइजीन के बारे में एजुकेट करना है। रिहैबिलिटेशन के अंदर आप क्या कर सकते हो, सपोर्ट रिकवरी, प्रिवेंट डिसेबिलिटी, गिव फॉलो अप केयर, ऑफर साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू पेशेंट एंड फैमिलीज। अब हम देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो ये भी 6 क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से आपको 4 करना है, 10 नंबर के हर क्वेश्चन है, ठीक है। 4 क्वेश्चन यानी कि 40 मार्क्स, इसका वेटेज काफी ज्यादा है, तो आप यहाँ पे ध्यान देना। पहला क्वेश्चन था हमारा, डिफाइन ट्यूबरकुलोसिस, एक्सप्लेन इन डिटेल द साइंस, सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, राइट डाउन द इटियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर, मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी कि हार्ट अटैक के बारे में आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कैंसर, डिस्क्राइब द टाइप्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केयर ऑफ कैंसर पेशेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था फिर, डिफाइन रीनल फेलियर, राइट डाउन द कॉजेस, क्लिनिकल फीचर, कॉम्प्लिकेशंस एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन था, डिफाइन हाइपरटेंशन, डिस्कस इट्स कॉजेस, टाइप्स, कॉम्प्लिकेशन एंड रोल ऑफ नर्स इन प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। हाइपरटेंशन के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट फिर है, डिफाइन बर्न। बर्न यानी कि बर्न, जलना, तो उसके अंदर आपको क्लासिफिकेशन, डिग्रीज एक्सप्लेन करना है, कॉम्प्लिकेशंस, डिटेल्ड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ बर्न पेशेंट, ठीक है। जब भी आपसे नर्सिंग मैनेजमेंट पूछा जा रहा है अगर 5 नंबर के अंदर, तो वहां पे आप सबसे बेटर है एनसीपी भी बनाओ, नर्सिंग मैनेजमेंट भी लिखो, तो उसमें आपके नंबर अच्छे मिलते हैं, ठीक है। एनसीपी की एक सीरीज मैंने स्टार्ट की है, उसमें कुछ मैंने लेक्चर्स किए हैं, बाकी आपके एग्जाम से पहले करने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए हम इन क्वेश्चंस को अब सॉल्व करते हैं, इनके आंसर्स को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस को कोच डिजीज भी बोला जाता है, क्योंकि इसकी खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। ट्यूबरकुलोसिस होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से, जो कि एक बैक्टीरिया है। ट्यूबरकुलोसिस प्राइमरीली इन्फेक्ट लंग्स, यानी कि मेनली ये लंग्स को इन्फेक्ट करता है, बट ये सेकेंडरी इन्फेक्शन इसका हो सकता है, जो कि किडनी, यूट्रस, ब्रेन, मेम्ब्रेन्स, जॉइंट्स, लिम्फ नोड्स, स्किन, ये सबको अफेक्ट करता है। अगर ये सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रहा है तो उसे हम सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस बोलेंगे, और प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस जब लंग्स को अफेक्ट कर रहा है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका रहता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू या फिर क्लोज कॉन्टैक्ट के थ्रू।
इंक्यूबेशन पीरियड इसका वेरी करता है फ्यू वीक्स से फ्यू मंथ फ्यू ईयर्स तक। होस्ट इसके क्या होते हैं, ये सारे ही एज ग्रुप्स को अफेक्ट करता है, सारे ही जेंडर को अफेक्ट कर रहा है, पर मेनली क्या है, ये 15 से 24 साल वाली एज ग्रुप को ज्यादा अफेक्ट करता है और इसमें मेल्स को ज्यादा होता है, या फिर वो इंडिविजुअल जिन जो कि माल नरिश्ड है, जिनका वेट नॉर्मल नहीं है, अंडर नरिश्ड है, उनको ये ज्यादा अफेक्ट करता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं क्रॉनिक कफ, दो हफ्ते से ज्यादा या 3 से 4 हफ्ता आप लेके चल सकते हो, ठीक है। कंटिन्यूअस लो ग्रेड फीवर आता है, चेस्ट पेन और हिमोप्टाइसिस यानी कि स्पुटम के अंदर ब्लड आना, और लॉस ऑफ वेट, ठीक है। ये सारा हमने डिटेल में पढ़ा था, अभी कम्युनिकेबल डिजीज की हमने सीरीज स्टार्ट की थी जिसके अंदर रेस्पिरेटरी डिजीज हम पढ़ रहे थे, वहां पे हमने इसको डिटेल में पढ़ा था, अभी बस रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट डायग्नोसिस क्या होता है इसके अंदर, स्पूटम एग्जामिनेशन, स्पूटम कल्चर किया जाता है, मेन ट्यूबरकुलिन टेस्ट और मॉन्टॉक्स टेस्ट किया जाता है, जिस 1 TU ऑफ पीपीडी यानी कि प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, जिसको कि 0.1 ml इंजेक्ट किया जाता है इंट्राडर्मली आईडी, ठीक है, ऑन फ्लेक्सर सरफेस ऑफ लेफ्ट फोर आर्म, और रिजल्ट को हम 72 घंटे के बाद देखते हैं, यानी कि 3 दिन के बाद रिजल्ट देखा जाता है। तो इसके अंदर जहाँ पे भी इंजेक्ट किया जाता है पीपीडी को, वहाँ पे एक मार्किंग बना दी जाती है, एक सर्कल बना दिया जाता है और टाइम और डेट लिख दिया जाता है, और इस टेस्ट को हम 72 घंटे के बाद 72 आवर्स के बाद चेक करते हैं। अगर ये पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे 10 mm से ज्यादा, ये अगर मान लो यहाँ पे इंजेक्ट की गई है तो इससे 10 mm का एरिया, इसका मान के चलो 10 mm का रेडियस लेके चलो, तो इतने दूर वहां पे रेडनेस या फिर एक रिएक्शन दिखाई देगा, ठीक है। डाउटफुल रहता है अगर 6 से 9 mm तक का इंड्यूरेशन रहता है, नेगेटिव यानी कि अगर 6 mm से कम का इंड्यूरेशन है तो, और चेस्ट एक्सरे किया जाता है लंग्स को असेस करने के लिए। फिर प्रिवेंशन में टीबी के लिए हम देते हैं बीसीजी, बैसिलस कैलमेट यूरिन, ठीक है, फुल फॉर्म याद रखना, कई बार पूछ लिया जाता है बीसीजी। गिवन विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ, यानी कि बर्थ के 24 आवर्स के अंदर दे दिया जाता है। अगर मान लो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर बर्थ के टाइम पे नहीं दी गई है बीसीजी, तब हम कब तक दे सकते हैं, तो हम 1 साल की एज तक दे सकते हैं बीसीजी को। विद इन 30 days गिवन 0.05 ml इंट्राडर्मली ऑन लेफ्ट अपर आर्म। आप देख लेना, आपके लेफ्ट अपर आर्म में एक स्कार जरूर होगा, ये हर इंडियन की पहचान होती है, बीसीजी वैक्सीन ही स्कार छोड़ के जाती है। अगर 30 दिन के अंदर लगता है तो 0.05 ml दिया जाता है, और अगर 30 दिन के बाद यानी बर्थ से 30 दिन के बाद अगर हम इस वैक्सीन को प्रोवाइड करते हैं तो 0.1 ml दी जाती है। अब फिर इसके बाद होती हैं कई सारी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स होती हैं जो कि डॉट्स थेरेपी के अंदर यूज में लिया जाता है, तो उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो फर्स्ट लेवल, ये 2 लेवल की ड्रग्स होती हैं। फर्स्ट लेवल होता है HRZES, ठीक है, शॉर्ट याद रखना, HRZES, ठीक है। H से आइसोनियाजिड, R से रिफाम्पिसिन, Z से होता है पायरिजिनामाइड, ई से इथेम्बिटॉल और एस से स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, ये फर्स्ट लाइन की ड्रग होती है। फिर सेकेंड लाइन ड्रग, अगर मान लो किसी को ड्रग रेजिस्टेंस या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी हो जाता है, तब इन ड्रग का यूज किया जाता है, जैसे कि कैप्रियोमाइसिन, इथियोनामाइड, कैनामाइसिन, अमिकासिन, साइक्लोसिनीर, फ्लूरोकिनोलोल, जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सिन, ऑफ्लॉक्सिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन या रिफोबिटिन, थियोएसीटोन, माइक्रोलिट्स। अब इसमें क्या होता है, जो हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती हैं इनके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि मेनली हमें ध्यान में रखना होता है। ये बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होते, इनके लिए एंटीडोट्स प्रेजेंट होते हैं, बट हमें ध्यान में रखना होता है। कई बार क्या होता है, इसमें साइड इफेक्ट्स आते हैं थोड़े बहुत और आप तुरंत दवा छोड़ देते हो, तो ऐसा नहीं होता है। आप जब भी स्टार्ट करोगे डॉट्स थेरेपी तो आपको प्रॉपर लेना होगा। अगर आपने एक दिन का भी गैप कर दिया तो वापस से आपको स्टार्ट करना होता है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो भी साइड इफेक्ट्स हैं उनको आप आगे डॉक्टर को बताओ, वो आपको एंटीडोट प्रोवाइड करेंगे तो उससे आपके साइड इफेक्ट्स बंद हो जाएंगे। तो आप साइड इफेक्ट्स को ध्यान में रखो, जैसे कि आइसोनियाजिड के क्या साइड इफेक्ट रहते हैं, इसमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है, यानी कि जो हाथ पैर होते हैं उसमें थोड़ी सी नमनेस रहती है,
हिपैटोटॉक्सिसिटी देखने को मिलती है, यानी कि आपको एलएफटी वगैरह कराते रहना है अगर आप ये ड्रग ले रहे हो तो। रिफाम्पिसिन में क्या होता है कि ऑरेंज कलर के बॉडी फ्लूइड्स होते हैं। ऑरेंज कलर बॉडी फ्लूइड यानी कि आपका मान लो पसीना ऑरेंज कलर का, आंख से आंसू ऑरेंज कलर का, यूरिन ऑरेंज कलर का या रेड कलर का आने लग जाता है। और हिपैटोटॉक्सिसिटी होती है, ड्रग इंटरेक्शन एंजाइम इंड्यूसर भी होता है, मतलब ये कुछ ड्रग से रिएक्ट भी करती है। पायरेजिनामाइड से हिपैटोटॉक्सिसिटी होती है और हाइपर यूरिसीमिया होता है। हाइपर यूरिसीमिया यानी कि यूरिक एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाती है जिससे कि गाउट होने के चांसेस रहते हैं। इथेम्बिटॉल से ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है या रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। ठीक है, तो इथेम्बिटॉल आईज को अफेक्ट करती है, इसे याद रखना। स्ट्रेप्टोमाइसिन से क्या होता है, ओटोटॉक्सिसिटी यानी कि सुनाई देने में प्रॉब्लम होगी या नेफ्रोटॉक्सिसिटी होगी। डॉट्स थेरेपी, डॉट्स का आपको फुल फॉर्म याद रखना है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। कई बार सिंपली एक नंबर में आपको से फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर। ठीक है, तो डॉट्स थेरेपी क्या होती है, एक प्रोग्राम है जो कि हेल्प करता है टीबी को क्योर करने में। ठीक है, डॉट्स ले वर्कर मीट विथ क्लाइंट टू हेल्प टीबी मेडिकेशन एंड प्रोवाइड सपोर्ट एंड एजुकेशन। तो यानी कि डॉट्स का मेन मोटिव क्या था कि इसमें जो भी वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वो क्लाइंट से मिले और उनको डायरेक्टली मॉनिटर करें जब भी वो मेडिकेशन ले रहे हैं। ठीक है, तो डॉट्स का मतलब ही है कि डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, यानी कि पेशेंट को हमें देखते रहना है कि वो हर एक एक डोज ले रहा है कि नहीं ले रहा है मेडिसिन की। तो इसमें एक कि जो भी टीबी के केसेस होते हैं उस हिसाब से रिजीम बनाई गई है जिसके अंदर दो फेजेस होते हैं, इंटेंसिव फेज और कंटिन्यूएशन फेज। ठीक है, जैसे मान लो अब इसके कलर कोड भी होते हैं। अगर मान लो जो नए पेशेंट है उनको रेड कलर में रखा जाता है तो उसको इंटेंसिव फेज उसके अंदर 2 महीने का रहता है। ये आगे जो लिखा है ये मंथ है। ठीक है, और ये जो पीछे लिखा हुआ है ये मतलब हफ्ते में कितनी बार दवाइयां देनी है। ठीक है, तो HRZE चारों प्रोवाइड करते हैं 2 महीने के लिए इंटेंसिव फेज के अंदर जो भी नए पेशेंट्स हैं, और कंटिन्यूएशन फेज के अंदर HR प्रोवाइड की जाती है 4 महीने के लिए। अगर मान लो कोई प्रीवियस डिफॉल्टर पेशेंट्स हैं यानी कि जिन्होंने बीच में दवा छोड़ दी तो उनके लिए क्या होता है, उनको इंटेंसिव फेज उनका 3 महीने का चलता है जिनमें से 2 महीने में उनको HRZES प्रोवाइड की जाती है और प्लस 1 महीने के लिए HRZE प्रोवाइड की जाती है, और उनका कंटिन्यूएशन फेज 5 महीने का चलता है HRE। एक्स्ट्रा पल्मोनरी है अगर मान लो तो उसे ग्रीन कलर कोड किया जाता है, और ये 6 मंथ का ही रहता है ये भी कोर्स। इसके अंदर क्या किया जाता है, 2 महीने के लिए इंटेंसिव फेज के अंदर HRZ दी जाती है और कंटिन्यूएशन फेज के अंदर 4 महीने के लिए HR प्रोवाइड की जाती है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड था हमारा मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिसे हम हार्ट अटैक भी बोलते हैं। ठीक है, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है, जब भी हमारे जो हार्ट की मसल्स होती हैं उनकी ब्लड सप्लाई रुक जाती है और हार्ट की मसल्स के अंदर नेक्रोसिस होने लगता है यानी कि डेथ होने लगती है मसल्स की, तब उस कंडीशन को हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लो आप। मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज अ मेडिकल इमरजेंसी इन विच देयर इज इरिवर्सिबल, मतलब ये एक बार अगर डेथ हो गई, नेक्रोसिस हो गई हार्ट मसल की, तो दोबारा से ठीक नहीं होता है कंप्लीटली। ठीक है, नेक्रोसिस हो जाए हार्ट मसल्स का ड्यू टू सडन रिडक्शन और कंप्लीट सेसेशन ऑफ ब्लड फ्लो इन दी कोरोनरी आर्टरी। जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं वही ब्लड सप्लाई करती हैं हमारे हार्ट की मसल्स में। अगर वहां पे ब्लड फ्लो में रिडक्शन हो जाए या फिर पूरी तरह से रुक जाए ब्लड फ्लो, तब मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है। इसका मेन कॉज क्या रहता है, इटियोलॉजी रहती है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि जो कोरोनरी आर्टरी है, मान लो ऐसे ये आर्टरी है, यहाँ पे फैट का डिपोजिशन होने लग जाए या फिर कोई और भी प्लेग बनने लग जाए और यहाँ पे इकट्ठा होके यहाँ पे ब्लॉकेज बना ले या फ्लो को रोक दे, तो तब उसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। तो ये क्या है, प्लेग फॉर्मेशन इन दी कोरोनरी आर्टरीज विच सडनली कॉजेस ब्लॉकेज। ठीक है,
तो अब इसके रिस्क फैक्टर्स देखते हैं हम। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, मॉडिफाइएबल यानी कि जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं, वापस से हम नॉर्मल कर सकते हैं, और नॉन मॉडिफाइएबल। नॉन मॉडिफाइएबल जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हम चेंज नहीं कर सकते। यहाँ से कई बार एमसीक्यू भी पूछा गया, विच इज नॉन मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन या फिर हाइपरटेंशन, ऐसे करके कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। नॉन मॉडिफाइबल देख लेना, क्योंकि इधर ही से ज्यादातर पूछा जाता है, और एज से पूछा जाता है, ठीक है, एज या जेंडर, फैमिली हिस्ट्री, इन सब चीज से ऐसा पूछा जा सकता है आपसे एमसीक्यू के अंदर कि विच इज नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन करके। तो वहां पे आप किस पे टिक करोगे, एज या फिर जेंडर, क्योंकि ये हम चेंज नहीं कर सकते ना, एक बार एज बढ़ गई तो वापस से चेंज होगी नहीं। जेंडर जो है वो वही रहेगा, चेंज नहीं किया जा सकता है। आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है, बट वो कम्प्लीटली नहीं चेंज किया जा सकता है, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री या फिर जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन। और मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरलिपिडीमिया यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल जो बढ़ जाता है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। स्मोकिंग यूज, tobacco use, ओबिसिटी, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, अल्कोहल, अनहेल्दी डाइट जैसे कि हाई फैट और कोलेस्ट्रॉल डाइट जो है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम वापस से हेल्दी डाइट लेने लग सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे कंट्रोल के अंदर है। क्लिनिकल फीचर मेन क्या होता है, चेस्ट पेन। चेस्ट पेन क्या होता है, दो तरह का होता है, एक तो एंजाइना पेक्टोरिस वाला होता है जिसमें हम नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं, तो वो चेस्ट पेन सही हो जाता है, ठीक है, पेन होना बंद हो जाता है। बट जब एमआई होता है तो इसका चेस्ट पेन बंद नहीं होता है नाइट्रोग्लिसरीन से। देख लो, नॉट रिलीव बाय रेस्ट और नाइट्रोग्लिसरीन लास्ट मोर देन 20 मिनट्स। इसमें कैसा पेन होता है, सडन सीवियर क्रशिंग एंड स्क्वीजिंग पेन होगा, लोकेटेड बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे से स्टार्ट होगा, और ये रेडिएट हो सकता है लेफ्ट आर्म, नेक, जॉ और बैक पे। ऑफेन एसोसिएटेड विद स्वेटिंग एंड फियर ऑफ डेथ, ऐसा इसमें लगेगा कि अब मेरी जान जाने वाली है, फियर ऑफ डेथ होगा और स्वेटिंग होगी बहुत ज्यादा। और एसोसिएटेड सिम्टम्स की अगर हम बात करें, वही प्रोफ्यूज स्वेटिंग, स्वेटिंग को हम क्या बोलते हैं, डायाफोरेसिस बोलते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिस्पीनिया, पाल्पिटेशन यानी कि पल्स जैसा फील होगा, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, वीकनेस एंड फटीग, ये सब एसोसिएटेड सिम्टम्स रहते हैं। फिजिकल साइंस में आपको या तो ब्रेडिकार्डिया या फिर टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा। और हाइपोटेंशन, क्योंकि अब ब्लड की सप्लाई हार्ट को नहीं हो रही, तो हार्ट अब ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएगा, तो हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। कोल्ड एंड कामी स्किन, यानी कि हाथ पैर जो होंगे ठंडे पड़ जाएंगे, क्योंकि सही से जब ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है तो जाहिर सी बात है ठंडे पड़ने लग जाएंगे। साइंस ऑफ हार्ट फेलियर क्या होगा, क्रैकल्स एंड एडीमा देखने को मिल सकता है, और एरिथमिया। अब इसके बाद है मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले इमरजेंसी केयर आपको ध्यान में रखना है। मोना, मोना एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। एम से होता है मॉर्फिन, यहाँ पे नाइट्रोग्लिसरीन से पेन रिलीफ नहीं होता है, यहाँ पे हमें पेन रिलीफ के लिए मॉर्फिन देना होगा, मॉर्फिन सल्फेट, ठीक है। इससे क्या होगा, पेन रिलीफ होगा और एंजाइटी कंट्रोल होगी। ऑक्सीजन सप्लाई देनी है अगर SpO2 94 से कम है तो। नाइट्रोग्लिसरीन देनी है सबलिंगुअली फॉर चेस्ट पेन, ठीक है। एस्पिरिन देना है ताकि जो भी क्लॉट फॉर्मेशन है वो खत्म हो सके और बाकी जो है अब क्लॉटिंग ना हो। फिर मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हम कर सकते हैं बीटा ब्लॉकर्स देना है, मेटोप्रोलोल, इससे क्या होगा, रिड्यूस मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, ये मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को रिड्यूस करेगी। एसीई इनहिबिटर देना है, इनिलाप्रिल, जिससे कि हार्ट फेलियर प्रिवेंट हो, ये दोनों ही ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है, ठीक है। स्टैटिन, एटोर्वेस्टैटिन देना है, रिड्यूस करेगी कोलेस्ट्रॉल, एटोर्वास्टैटिन देना है,
जो कि रिड्यूस करेगा कोलेस्ट्रॉल, एंटी एरिथमिक्स देनी है अगर ज़रूरत है तो, डायूरेटिक्स देनी है हार्ट फेलियर के लिए, क्योंकि एडिमा हो गया है तो वहाँ पे हम डायूरेटिक प्रोवाइड करेंगे। और ये जो भी मेडिकल मैनेजमेंट है यहाँ पे हमने बस दवाइयों का नाम देखा है, बाकी ये आपका काम नहीं है, आपको बस इतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए हाँ कौन सी दवा किस चीज़ के लिए यूज़ हो रही है। बाकी ड्रग प्रिस्क्राइब करना डॉक्टर का काम है, वही करेंगे आपको, इसीलिए डोज वगैरह यहाँ पे हम नहीं बात करते हैं, बस हम थोड़ी बहुत ड्रग्स के बारे में जानते हैं कि हाँ कौन सी किस चीज़ की ड्रग है। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले आपको मेंटेन करना है एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, ABC शॉर्ट ट्रिक याद रखना। गिव ऑक्सीजन एज प्रिस्क्राइब, जैसे भी ऑक्सीजन प्रिस्क्राइब्ड हो उतना ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है। प्लेस पेशेंट इन सेमी फाउलर पोजीशन में पेशेंट को प्लेस करना है। मॉनिटर करना है वाइटल साइंस को, कंटिन्यूअस ECG मॉनिटरिंग करनी है एरिथमियास के लिए। पेन रिलीफ के लिए एडमिनिस्टर करना है मॉर्फिन और नाइट्रोग्लिसरीन। मेंटेन करना है IV SS फॉर इमरजेंसी ड्रग्स, मतलब एक IV कैन्युलेशन कर देना है जिससे कि कोई भी इमरजेंसी ड्रग हो उसे हम तुरंत प्रोवाइड कर सकें। एंश्योर कंप्लीट बेड रेस्ट ड्यूरिंग एक्यूट फेज, ठीक है, एकदम कंप्लीट बेड रेस्ट पे रखना है पेशेंट को। एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, जो भी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब्ड हो वो एडमिनिस्टर करनी है। मॉनिटर कार्डियक एंजाइम्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड यूरिन आउटपुट, ठीक है। वॉच फॉर कॉम्प्लिकेशंस, एरिथमिया, हार्ट फेलियर, शॉक। प्रोवाइड काम एनवायरनमेंट एंड रिड्यूस एंजाइटी। मेंटेन फ्लूइड बैलेंस एंड डेली वेट, ठीक है। प्रोवाइड स्मॉल लो सॉल्ट एंड लो फैट मील्स। एजुकेट पेशेंट अबाउट अवॉइडिंग स्मोकिंग, स्ट्रेस, हैवी एक्टिविटीज को अवॉइड करना है ताकि हार्ट पे लोड ना पड़े। प्रिपेयर पेशेंट एंड फैमिली फॉर कार्डियक रिहैबिलिटेशन, ठीक है, कार्डियक रिहैबिलिटेशन के लिए फैमिली और पेशेंट को हम प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कैंसर के बारे में हमसे कुछ चीजें पूछी गई थी। तो सबसे पहले कैंसर को डिफाइन करने के लिए बोला था। तो कैंसर क्या होता है, इज अ group of disease characterized by uncontrolled and abnormal growth and spread of cells, ठीक है। कैंसर मेनली क्या है, अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है जब सेल्स की, और वो स्प्रेड करने लग जाता है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में, तो इसे हम कैंसर बोलते हैं। दी सेल इन्वेड्स सराउंडिंग टिश्यूज एंड मे स्प्रेड टू डिस्टिंक्ट ऑर्गन्स थ्रू ब्लड और लिम्फ, इसे क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। इस प्रोसेस को, जो ये स्प्रेड होता है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। ये जो भी सेल्स होती हैं ये एबनॉर्मल तरीके से ग्रो हो रही होती हैं और ये आसपास के जो भी टिश्यूज होते हैं उनको ये इन्वेड कर देती हैं, यानी कि उनके अंदर ये घुस जाती हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ कैंसर, कैंसर के कई सारे टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन टिश्यूज ओरिजिन, मतलब ये कैंसर कहाँ पर हुआ है, किस टिश्यू के अंदर हुआ है, उसके बेसिस पे कैंसर के टाइप हम समझते हैं। पहला होता है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा यानी कि जो भी कैंसर ओरिजिनेट हो रहा है एपिथेलियल सेल से, एपिथेलियल सेल से जो कैंसर ओरिजिनेट होते हैं उन्हें कार्सिनोमा बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा कॉमन टाइप होता है। एग्जाम्पल के लिए लेके चल सकते हो आपके ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, कोलन कैंसर, स्किन कैंसर, ये सारे इसी के टाइप्स होते हैं। फिर सेकंड होता है सार्कोमा। सार्कोमा का मतलब क्या होता है कि ये जो भी कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वहां से अगर कोई कैंसर ओरिजिनेट हो रहा है तो उसे हम सार्कोमा बोलते हैं। वो बोन से हो सकता है, मसल से हो सकता है, फैट से हो सकता है, कार्टिलेज से हो सकता है, तो उसे हम सार्कोमा बोलेंगे। जैसे कि बोन का होता है तो उसे ऑस्टियोसार्कोमा बोलते हैं, और लिपोसार्कोमा बोलते हैं जब फैट का होता है, जो भी सबक्यूटेनियस लेयर होती है, ठीक है। थर्ड टाइप होता है हमारा ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज, यानी कि बोन मैरो के कैंसर को ल्यूकेमिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है डब्ल्यूबीसीज की, जो इमेच्योर डब्ल्यूबीसीज होती हैं उनका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फोर्थ होता है लिम्फोमा। लिम्फोमा क्या होता है, ये कैंसर होता है लिम्फेटिक सिस्टम का। इसके दो टाइप्स होते हैं, हॉटकिंस लिम्फोमा और नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा। इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए आप इतना ही जानो। क्योंकि अभी हम बस टाइप्स देख रहे हैं कैंसर के, तो आपने देखो 4 टाइप हो गए, कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा। अब
क्या होगा, मेलेनोमा। मेलेनोमा यानी कि मेलेनोसाइट्स जो होती हैं, जो हमारी स्किन का पिगमेंटेशन कराती हैं, जो पिगमेंट सेल्स होती हैं स्किन की, उन्हें हम मेलेनोसाइट्स बोलते हैं। अगर उनका कैंसर हो जाता है तो मेलेनोमा बोलते हैं। नेक्स्ट फिर टाइप होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो ट्यूमर्स होते हैं, तो इन्हें हम ब्रेन ट्यूमर बोलेंगे, स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट फिर अब आपसे यहाँ पे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पूछा था, तो आपको वार्निंग साइंस भी लिखने होंगे। ठीक है, वार्निंग साइंस क्या होते हैं, इसे शॉर्ट ट्रिक याद रखने के लिए होती है कॉशन। कॉशन यानी कि सी से होता है चेंज इन बॉवेल एंड ब्लैडर हैबिट्स, ए से होगा अ सोर दैट डज नॉट हील, यू से अनयूजुअल ब्लीडिंग एंड डिस्चार्ज, टी से होगा थिकनिंग और लंप इन ब्रेस्ट एंड टेस्टिकल्स। ठीक है, जब भी ब्रेस्ट और टेस्टिकल कैंसर होता है तब वहां पे थिकनेस या फिर लम्प्स फील होते हैं। इनडाइजेशन एंड डिफिकल्टी इन सॉलोइंग। ठीक है, आई से इंडाइजेशन और डिफिकल्टी इन सॉलोइंग, ओ से ऑब्वियस चेंज इन फार्ट्स एंड मोल्स। ठीक है, स्किन पे अलग अलग तरह से दाग धब्बे, फार्ट्स एंड मोल बनने लग जाते हैं। नेक्स्ट फिर एन से होता है नैगिंग कफ एंड हॉर्सनेस। ठीक है, फिर उसके बाद है जनरल सिम्टम्स। जनरल सिम्टम्स में क्या होगा, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, persistent fatigue, loss of appetite, फीवर, नाइट स्वेट्स, persistent पेन, अनीमिया, ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, अब ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं। कैंसर की मेनली ये 3 ट्रीटमेंट होते हैं, और भी होते हैं, मेन पर ये 3 होते हैं। पहला सर्जरी, दूसरा कीमोथेरेपी, तीसरा रेडियोथेरेपी। ठीक है, ये 3 सबसे इम्पॉर्टेंट है। सर्जरी यानी कि जहाँ पर भी ट्यूमर हुआ है, जहाँ पे ही भी कैंसरस ग्रोथ हो रही है, वहाँ के टिश्यूज को और उसके सराउंडिंग टिश्यूज को निकाल देना। तो ये अर्ली स्टेज में ये ट्रीटमेंट अच्छा होता है। यहाँ पे जब भी कैंसर या जो भी ट्यूमर है लोकलाइज्ड रहता है, तब ये सबसे इफेक्टिव मेथड रहता है। फिर होती है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में साइटोटॉक्सिक ड्रग्स दी जाती हैं, यानी कि जो सेल्स को मारती हैं, साइटोटॉक्सिक होती हैं ड्रग्स, वो क्या करेंगी, कैंसर सेल्स को किल करेंगी। गिवन इन साइकिल्स, इनका क्या होता है, कुछ साइड इफेक्ट होता है, जैसे कि नोजिया, हेयर लॉस, बोन मैरो सप्रेशन, ये सब चीजें हो सकता है कीमोथेरेपी की वजह से। फिर होता है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी के अंदर क्या होता है, हाई एनर्जी रेडिएशंस को दिया जाता है, जिससे कि कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जा सके। कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल। रेडियोथेरेपी 2 तरह की होती है, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हम इसको समझेंगे। एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल बीम थेरेपी होती है। इसके साइड इफेक्ट्स में क्या होता है, स्किन इरिटेशन, फटीग, लोकल टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 4 टाइप का होता है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में क्या किया जाता है, इसमें हम बॉडी के जो इम्यूनिटी होती है, जो इम्यून सिस्टम होता है, उसको बूस्ट करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि वो कैंसर से लड़ सके। जैसे कि इसमें क्या किया जाता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोवाइड की जाती हैं। फिर होता है हार्मोनल थेरेपी। हार्मोनल थेरेपी जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर के अंदर दिया जाता है, जिसमें मान लो कुछ कैंसर्स होते हैं जो हार्मोन पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर हार्मोनल थेरेपी प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर के अंदर। फिर 6 टाइप होता है हमारा टारगेटेड थेरेपी। टारगेटेड थेरेपी क्या होती है, ड्रग्स दैट टारगेट स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर पाथवे ऑफ कैंसर सेल्स, फ्यूअर साइड इफेक्ट्स एंड कंपेयर टू कीमोथेरेपी। यानी कि टारगेटेड थेरेपी में क्या होता है, एक पर्टिकुलर जगह की जो कैंसर सेल्स होती हैं उनको ही ये किल करता है। इसके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं कीमोथेरेपी से। फिर लास्ट टाइप होता है हमारा पैलिएटिव केयर। ठीक है, जब भी कैंसर का 4th स्टेज, थर्ड स्टेज होता है, जहाँ पे हम पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते हैं कैंसर को, तो वहाँ पे हम पैलिएटिव केयर प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है, सिम्टम्स को मैनेज किया जाता है और जो क्वालिटी होती है लाइफ की उसे और अच्छा किया जाता है। ठीक है, ये टर्मिनल कैंसर केयर होती है। अब हम समझते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें वाइटल साइंस को असेस करना है, पेन को असेस करना है, न्यूट्रिशनल स्टेटस को असेस करना है। फिर उसके बाद प्रोवाइड करना है इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, मेंटेन करना है स्ट्रिक्ट इन्फेक्शन कंट्रोल, हैंड हाइजीन, एसेप्सिस को अच्छे से मेंटेन करना है, क्योंकि क्या होता है, ये जो भी कैंसर के पेशेंट होते हैं वो इम्यूनो सप्रेस्ड होते हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है। Manage side effects of chemotherapy like nausea, vomiting, mucositis, hair loss.
Provide skin care during radiotherapy. Ensure adequate nutrition, high protein, high calorie diet. Administer medications, analgesics, एंटीएमेटिक्स एज प्रिस्क्राइब, जो भी मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड हो वो प्रोवाइड करना है. मॉनिटर करना है सीबीसी, रीनल एंड लीवर फंक्शन टेस्ट करना है. ठीक है. मेंटेन करना है हाइड्रेशन, फ्लूइड बैलेंस. एजुकेट करना है पेशेंट ऑन ट्रीटमेंट, सेल्फ केयर एंड इन्फेक्शन प्रिवेंशन. एनकरेज रेस्ट, comfort measures and energy conservation. Provide palliative care and pain relief in एडवांस स्टेजेस. ठीक है. वहाँ पे पैलेटिव केयर प्रोवाइड करनी है जो हमारा लास्ट स्टेज है, टर्मिनल स्टेज, एडवांस स्टेज होता है वहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन था फिर हमारा रीनल फेलियर हमसे पूछा गया था. ठीक है. उस क्वेश्चन के अंदर तो सबसे पहले डिफाइन करना था रीनल फेलियर को. तो रीनल फेलियर क्या होता है? सिंपल सी भाषा में किडनी फेलियर को ही हम रीनल फेलियर भी बोलते हैं. ठीक है. तो रीनल फेलियर क्या है? किडनी फेलियर is a condition in which the kidney lose their ability to filter waste products, maintain fluid electrolyte balance and regulate acid base balance. यानी कि रीनल फेलियर क्या होता है? ऐसी कंडीशन जब हमारी किडनीज जो होती हैं वो फिल्टर नहीं कर पाती हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स को, मेंटेन नहीं कर पाती फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को और रेगुलेट नहीं कर पाती हैं एसिड बेस बैलेंस को. उस कंडीशन को हम रीनल फेलियर बोलेंगे. ये ऐसा हो सकता है कि एक्यूट हो, अचानक से ये ऐसा हो गया हो, कुछ समय के लिए हुआ हो, या फिर ये क्रॉनिक भी हो सकता है, धीरे धीरे कर कर इरिवर्सिबल हो गई है. ठीक है. रीनल फेलियर. ठीक है. कॉजेज इसके क्या रहते हैं? 3 कॉज होंगे इसके मेनली. क्या होगा? पहला प्री रीनल, यानी कि अगर किडनी के पास ही ब्लड फ्लो ना पहुंच पाए तब हो सकता है, या फिर रीनल कॉज होते हैं, या फिर पोस्ट रीनल कॉज होता है कि किडनी से लेकर जब हमारा यूरिन बाहर निकलता है उस रास्ते में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तब. तो पहला प्री रीनल हम समझते हैं. तो इसमें क्या होता है? सीवियर डिहाइड्रेशन. अगर मान लो सीवियर डिहाइड्रेशन है तो उसकी वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाता है किडनी पर, तो किडनी सही से फिल्टर नहीं कर पाती है ब्लड को. या फिर हाइपोवॉलीमिया हो जाए, ब्लीडिंग हो, वॉमिटिंग हो, डायरिया हो, बर्न हो जाए, किसी भी वजह से हाइपोवॉलीमिया हो जाए तब ऐसा होगा. हार्ट फेलियर की वजह से होगा, ब्लड फ्लो ना हो पाए किडनी तक, हार्ट फेल हो जाएगा तो ब्लड कैसे फ्लो करेगा किडनी पे. शॉक की कंडीशन हो या फिर सीवियर बर्न हो जाए तब ऐसा होता है. नेक्स्ट फिर इंट्रारीनल कॉजेस. इंट्रारीनल कॉज यानी कि अब इसमें किडनी के टिश्यूज जो होते हैं वो डैमेज हो जाए. ठीक है. किडनी के टिश्यूज में क्या हो सकता है? एक्यूट ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस हो जाए, कि कुछ पार्ट में नेक्रोसिस हो जाए किडनी के अंदर. नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग की वजह से हो सकता है जो हमारी किडनी पे एक्ट करती हैं. इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाए, पाइलोनेफ्राइटिस हो जाए तब. ट्रॉमा हो जाए किडनी पे, कोई चोट लग जाए, या फिर प्रोलॉन्ग इश्मिया हो. इश्मिया यानी कि ब्लड सप्लाई सही से ना रहे. ठीक है. तब हो सकता है डैमेज किडनी के टिश्यूज में, तो उसकी वजह से भी किडनी फेल हो सकती है. या फिर पोस्ट रीनल कॉजेस को हम समझते हैं क्या हो सकते हैं. इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए यूरिन फ्लो के अंदर. ठीक है. जैसे कि मान लो किडनी में स्टोन हो जाए, प्रोस्टेट बढ़ जाए, बीपीएच आपने पढ़ा होगा, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी. उस कंडीशन में क्या होता है? यूरिन फ्लो रुक जाता है, तब हो सकता है. ट्यूमर हो जाए, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, या फिर यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन हो. तो ये सब पोस्ट रीनल कॉजेस रहते हैं जिससे कि यूरिन फ्लो नहीं हो पाएगा, तब भी ये किडनी फेलियर की ही कंडीशन रहेगी. अब क्या है? क्रोनिक रीनल फेलियर के लिए भी कुछ स्पेसिफिक डिजीज होती हैं, उनको हम समझते हैं. सबसे पहला तो डायबिटीज मेलाइटस, ये सबसे कॉमन कॉज होता है क्रोनिक रीनल फेलियर के लिए. हाइपरटेंशन, क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, बहुत लंबे समय तक इन्फेक्शन हुआ है किडनी के अंदर तब हो सकता है. पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो जाए, पीकेडी, प्रेमानंद जी को है ना पीकेडी, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो जाए तब. प्रोलॉन्ग्ड ऑब्स्ट्रक्शन रहे, ज्यादा समय तक स्टोन या फिर ट्यूमर रहे तब हो सकता है क्रोनिक रीनल फेलियर. इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं? फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा, बॉडी में फ्लूइड का कलेक्शन ज्यादा हो जाएगा. इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, तो इनका लेवल बढ़ जाएगा ब्लड के अंदर. ठीक है.
इनका लेवल बढ़ जाएगा तो सोडियम का लेवल बढ़ता है तब क्या बोलते हैं, हाइपरनेट्रीमिया, और पोटेशियम का बढ़ता है तो हाइपरकैलीमिया। ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाए, हाइपरटेंशन हो, अनीमिया हो, बोन डिजीज हो, यूरेमिया हो सकता है, मतलब ये सब चीजें हो सकती हैं। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस है, कार्डियक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, इन्फेक्शन के रिस्क हो सकते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज हो सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट पूछा गया था तो हम सिर्फ नर्सिंग मैनेजमेंट ही समझते हैं यहाँ पे। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहला तो हमें मॉनिटर करने होते हैं वाइटल साइंस, इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करना होता है, डेली वेट लेना होता है कि फ्लूइड कलेक्शन ज़्यादा तो नहीं हो रहा है बॉडी के अंदर, एसेस फॉर एडिमा, ब्रेथलेसनेस, फ्लूइड ओवरलोड के लिए एसेस करना है, रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड यानी कि फ्लूइड नहीं प्रोवाइड करना है, सोडियम पोटेशियम तो ये सबको प्रिस्क्राइब जितना हो उतना ही प्रोवाइड करना है, मेंटेन करना है। रीनल डाइट, अब रीनल डाइट कैसी होती है, इसके अंदर सोडियम कम होता है, प्रोटीन कम होता है और पोटेशियम और फॉस्फेट भी कम होते हैं। ऐसी डाइट जिसके अंदर की ये सारी चीजें कम हो। एडमिनिस्टर करना है मेडिकेशन जो भी प्रिस्क्राइब्ड हो। ठीक है, एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड, जैसे कि डायूरेटिक्स, एंटी हाइपरटेंसिव, फॉस्फेट बाइंडर्स, एरिथ्रोपोइटिन, क्योंकि किडनी का एक काम ये भी होता है कि एरिथ्रोपोइटिन को प्रोड्यूस करती है जिससे कि ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है, तो उसको सप्लीमेंट्री प्रोवाइड करना ताकि ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता रहे। मॉनिटर करना है लैब वैल्यूज जैसे कि बर्न, क्रिएटिनिन और इलेक्ट्रोलाइट्स को, ये सबको हमें लैब वैल्यूज को मॉनिटर करना है, प्रिपेयर करना है, असिस्ट करना है। डायलिसिस अगर हो रहा है क्योंकि किडनी फेलियर है तो डायलिसिस ही ट्रीटमेंट रहता है, तो वहाँ पे हमें डायलिसिस में असिस्ट करना है और उसके लिए पेशेंट को प्रिपेयर करना है। अब डायलिसिस क्या है, दो टाइप का होता है, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। आजकल हीमोडायलिसिस ज़्यादा यूज किया जाता है। मेंटेन स्किन केयर टू प्रिवेंट इचिंग एंड ब्रेकडाउन, ठीक है, मेंटेन करना है स्किन केयर को ताकि बाद में इचिंग ना हो, ब्रेकडाउन ना हो। प्रिवेंट करना है इन्फेक्शंस को, हैंड हाइजीन, एसेप्टिक केयर का यूज करके प्रोवाइड करना है, रेस्ट, अवॉइड फटीग। एजुकेट करना है पेशेंट को डाइट रिस्ट्रिक्शन के लिए, फ्लूइड लिमिट्स के लिए और मेडिकेशन एडेयरेंस के लिए, साइन ऑफ वर्सनिंग यानी कि उसे हमें पहले से बता के रखना है कि अगर ऐसी चीजें हो रही है तो आप तुरंत आना हमारे पास। ठीक है, हॉस्पिटल में तुरंत आना। जैसे कि अगर यूरिन आउटपुट कम हो जाए, स्वेलिंग होने लगे, ब्रेथलेसनेस होने लगे तो पेशेंट को तुरंत बुलाएंगे हम हॉस्पिटल में, उसको पहले से हम बता के रखेंगे ऐसी अगर कभी भी कंडीशन होती है तो आप तुरंत हॉस्पिटल आना। ठीक है, तो ये सारा चीजें एजुकेट करेंगे हम पेशेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है, जब लगातार ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है नॉर्मल रेंज से। अकॉर्डिंग टू WHO क्या होता है, 140/90 mmHg से अगर ज्यादा होता है बीपी लगातार कई बार 2-3 रीडिंग में, जो कि हम 1 हफ्ते 2 हफ्ते के गैप पे, कुछ दिनों के गैप पे अगर हम कंसीडर करते हैं तो उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन बोलेंगे। ठीक है, ये देख लेना आप लोग ध्यान से। हाइपरटेंशन इज अ persistent elevation of blood pressure above normal range according to WHO, BP above 140/90 mmHg on 2 or more separate readings in a few weeks interval considered hypertension। ठीक है, अगर लगातार ऐसा रीडिंग आता है तो उसे हम हाइपरटेंशन कंसीडर करते हैं। इसके कॉजेस क्या होते हैं, वही मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल। मैंने बताया था आपको मॉडिफाइबल क्या है, जैसे कि अब आप ज़्यादा सॉल्ट लेते हो अपनी डाइट के अंदर, उसे आप कम कर सकते हो, तो क्या है, मॉडिफाइबल है। ओबिसिटी है, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है, तो उसे भी आप मॉडिफाई कर सकते हो, आप वेट लॉस कर सकते हो, आप ऐसा वर्क कर सकते हो, थोड़ा वॉकिंग वगैरह ये सब चीज़ें कर सकते हो आप। स्ट्रेस मैनेज कर सकते हो, स्मोकिंग एल्कोहल का यूज़ बंद कर सकते हो। अनहेल्दी डाइट है जैसे हाई फैट और जंक फूड्स ले रहे हो तो उसे आप हटा सकते हो। लैक ऑफ एक्सरसाइज है तो आप एक्सरसाइज करना शुरू कर सकते हो, ये सब चीजें मॉडिफाइबल है। डायबिटीज है, हाई हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ये सब आप मॉडिफाई कर सकते हो। बट जो नॉन मॉडिफाइबल क्या है, जैसे कि एज, ये क्या होता है, कॉमनली 40 ईयर्स के बाद देखा जाता है। फैमिली हिस्ट्री में अगर होता है तब होता है, तो इसे आप चेंज नहीं कर सकते हो। जेंडर मेल्स के अंदर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल, और जेनेटिक फैक्टर्स भी रहते हैं। अब टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, पहला तो प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी यानी कि इसमें कोई भी पहले से कोई कॉज नहीं था, ये अपने आप हो गया। ठीक है,
ये किसी और, जब सेकेंडरी क्या होता है, ये किसी और डिजीज की वजह से हो जाता है, ठीक है। तो प्राइमरी में क्या होता है, कोई भी स्पेसिफिक आइडेंटिफिएबल कॉज नहीं रहता है। अकाउंट्स 90 to 95% केसेस, यानी कि ये जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है इसी के केस ज्यादातर रहते हैं, 90 से 95%। जो 5% केसेस बचते हैं, 5 से 10% वो होते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन के, जो कि किसी और डिजीज की वजह से होता है, जैसे कि रीनल डिजीज हो गई, रीनल फेलियर की वजह से हो गया, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस की वजह से हो गया, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स की वजह से हो गया, कुशिंग सिंड्रोम, हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से हो गया, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है, या फिर ड्रग्स की वजह से हो सकता है, जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं ओसीपी, उसकी वजह से होता है, और स्टेरॉइड्स की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। फिर कॉम्प्लिकेशन अगर मान लो हाइपरटेंशन लंबे समय तक रहता है, अनकंट्रोल्ड रहता है, कंट्रोल नहीं किया जाता है हाइपरटेंशन को, तो वो कुछ हमारे मेजर ऑर्गन्स होते हैं उनको डैमेज कर देता है। हार्ट में क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, हार्ट में लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो सकती है, क्योंकि लगातार लेफ्ट वेंट्रिकल को ज्यादा वर्क करना पड़ता है, तो उसकी वजह से हाइपरट्रॉफी हो जाती है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाती है, सीएडी, ठीक है। हार्ट फेलियर हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है। फिर ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है, हाइपरटेंशन ही मेजर कॉज रहता है स्ट्रोक का। ट्रांजिएंट इस्मिक अटैक हो सकता है, हाइपरटेंसिव एंसेफेलोपैथी हो सकती है। किडनी में क्या हो सकता है, किडनी को अफेक्ट कर सकता है बहुत बुरी तरह से, क्रॉनिक किडनी डिजीज हो जाती है, नेफ्रोस्क्लेरोसिस हो सकता है। आईज को अफेक्ट करता है, आईज में क्या होगा, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी हो जाएगा, तो विजन लॉस हो जाता है। ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करता है, ब्लड वेसल्स में क्या होगा, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज हो सकती है, एओर्टिक एन्यूरिज्म हो जाएगा, यानी कि एओर्टिक मान लो एओर्टा ऐसे जा रहा है, आर्टरी है कहीं की, तो उसके अंदर एन्यूरिज्म हो जाएगा, ऐसे फूल के निकल आएगी, ठीक है। इसी को एन्यूरिज्म बोलते हैं। अब रोल ऑफ नर्स क्या रहता है, प्रिवेंशन और मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन में। तो प्रिवेंशन के लिए क्या आप कर सकते हो, हाँ भाई, हेल्थ एजुकेशन ही दे सकते हैं, हम समझा ही सकते हैं किसी को भी कम्युनिटी एरिया में। तो हम लोगों को जाके समझाएंगे कि भाई लो सॉल्ट लो फैट डाइट लो, आप प्रमोट करो भाई रेगुलर एक्सरसाइज को, उनको कहो कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करो, मिनिमम 30 मिनट्स पर डे। एडवाइस करेंगे वेट रिडक्शन के लिए कि अपना वेट लॉस करो। एजुकेट करेंगे ऑन क्विटिंग स्मोकिंग एंड अल्कोहल, उन्हें हम मना करेंगे कि आप स्मोकिंग और अल्कोहल करना बंद कर दीजिए। टीचिंग स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स लाइक योगा, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, ये सब हम बताएंगे लोगों को जाके, ताकि वो स्ट्रेस अपना कम कर सकें। एनकरेज करेंगे रेगुलर बीपी मॉनिटरिंग, ठीक है, बीपी मॉनिटरिंग करेंगे, हेल्थ कैंप्स लगाएंगे, ये सब चीजें करेंगे। प्रमोट करेंगे एडिक्वेट स्लीप, क्योंकि अच्छे से जब इंसान सोता है तो उसका स्ट्रेस भी कम हो जाता है और बॉडी पूरी पूरी रिफ्रेश हो जाती है अच्छे से, बीपी वगैरह सब कंट्रोल में रहता है। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप सबसे पहले तो मॉनिटर करो बीपी रेगुलरली, ताकि आपको जो भी डेविएशन है वो पता चले। असेस फॉर सिम्टम्स, यानी कि हेडेक, डिजीनेस, विजन चेंजेस के लिए आप असेस करते रहो। एडमिनिस्टर करो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, जो भी प्रिस्क्राइब ड्रग्स होती हैं एंटी हाइपरटेंसिव, उन्हें आप प्रोवाइड करो। मॉनिटर करो साइड इफेक्ट्स, जैसे कि क्या होते हैं साइड इफेक्ट्स, पोस्ट्यूरल हाइपोटेंशन हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। मेंटेन करके रखना होता है हमें स्ट्रिक्ट इनपुट आउटपुट एंड मॉनिटर किडनी फंक्शन, ठीक है। इसके अंदर इनपुट आउटपुट मेंटेन करना होता है, क्योंकि अगर ज्यादा इनपुट होता है तो वहां पे मतलब अगर ज्यादा बॉडी में फ्लूइड हो जाता है तो हाइपरटेंशन हो सकता है। एजुकेट करना है पेशेंट को अबाउट डाइट, डैश डाइट प्रोवाइड करनी है, ठीक है। इंश्योर करना है मेडिकेशन एडेरेंस, यानी कि पेशेंट मेडिकेशन ले रहा है कि नहीं ले रहा है। टीच करना है पेशेंट को टू अवॉइड सडन पोजीशन चेंज, यानी कि एकदम से नहीं कि सो रहे थे अब एकदम से उठ के दौड़ने लगे, ऐसे नहीं, तुरंत नहीं करना है, थोड़ा टाइम लेना है कि उठ के बैठो थोड़ी देर, फिर चलना स्टार्ट करो, फिर दौड़ो, ऐसे करके धीरे धीरे करके। ऑब्जर्व फॉर कॉम्प्लिकेशंस, जैसे कि स्ट्रोक के साइंस को असिस्ट करते रहना, मतलब ध्यान देते रहना, चेस्ट पेन, ब्रेथलेसनेस, ये सब चीजों को ऑब्जर्व करना। इनकरेज लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन एंड फॉलो अप विजिट, पेशेंट को बताना है कि भाई आप इतने दिन की दवा ले लो, 15 दिन के बाद आप फिर से आके दिखा लेना, तो ऐसे उनको एजुकेट करना।
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6। बर्न के बारे में वहाँ पे कुछ चीजें पूछी गई थी, तो उन्हें हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो बर्न की डेफिनेशन पूछा था। तो बर्न क्या होता है? इट्स एन इंजरी टू स्किन और अंडरलाइंग टिश्यूज कॉज्ड बाय हीट, chemical, electricity, radiation, friction leading to destruction of cell and loss of skin function। ठीक है, बर्न क्या होता है? जिसमें स्किन को इंजरी पहुंचती है और उसके जो नीचे टिश्यूज होते हैं, ये कई कॉजेस हो सकते हैं इसकी, हीट की वजह से, केमिकल की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, रेडिएशन की वजह से या फिर फ्रिक्शन की वजह से बर्न हो सकता है, जिससे कि वहाँ की सेल्स खराब हो जाती हैं और स्किन का फंक्शन खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमसे पूछा गया था क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन, डिग्री दोनों पूछा हुआ था। तो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डेप्थ और डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे 4 तरह के मतलब फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री बर्न होता है। तो फर्स्ट डिग्री यानी कि सुपरफिशियल बर्न, इसके अंदर क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मिस को इन्वॉल्व करेगा, सिर्फ ऊपरी वाली जो लेयर होती है एपिडर्मिस, वहां पे बर्न होगा। इसमें रेडनेस देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा, लेकिन कोई भी ब्लिस्टर का फॉर्मेशन नहीं होगा। ब्लिस्टर यानी कि छाले बनना, वो नहीं बनेंगे। हील हो जाएगा ये 3 से 6 दिन के अंदर। फिर नेक्स्ट होता है सेकेंड डिग्री बर्न। सेकेंड डिग्री के बर्न के अंदर क्या होगा? इसमें एपिडर्मिस के साथ साथ कुछ पार्ट डर्मिस का भी बर्न हो जाता है। इसके अंदर ब्लिस्टर देखने को मिलेंगे, छाले होंगे सेकेंड डिग्री के अंदर, सीवियर पेन होगा, स्वेलिंग होगा और हील हो जाएगा ये 2 से 3 हफ्ते के अंदर, यानी कि वापस से ठीक हो जाएगा। फिर होता है थर्ड डिग्री बर्न। थर्ड डिग्री बर्न क्या होता है? इसके अंदर एपिडर्मिस, डर्मिस प्लस जो डीपर टिश्यूज होते हैं, यानी कि जो फैट वाले टिश्यूज होते हैं, सबकुटेनियस लेयर होती है, वो भी डैमेज हो जाती है इसके अंदर। इसमें क्या होगा? स्किन होगी वाइट और क्लियर्ड और लिथरी देखने को मिलेगी, जैसे कि मान लो ब्रेड होता है ना, जल जाता है, उस तरह की स्किन देखने को मिल सकती है, या फिर पूरी वाइट हो जाएगी। और ये वाला जो थर्ड डिग्री बर्न होता है, ये पेनलेस होता है। पेनलेस क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो भी नर्व एंडिंग्स होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं पूरी तरह से, तो ये बर्न पेनलेस रहेगा। रिक्वायर्स ग्राफ्टिंग, यानी कि यहाँ पे ये अपने से पूरी तरह से ठीक नहीं होगा, यहाँ पे ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, ग्राफ्टिंग यानी कि कहीं और से स्किन निकाल के ऊपर लगाना पड़ेगा, यहाँ पे स्किन ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी। फिर होता है फोर्थ डिग्री बर्न। फोर्थ डिग्री बर्न में क्या होता है? इसके अंदर जो भी बर्न है वो एपिडर्मिस, डर्मिस, फिर सबकुटेनियस लेयर, उसके बाद ये मसल्स और बोन तक पहुंच जाएगा। ठीक है, यानी कि सबसे एंड तक पहुंच जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? कलर इसका आएगा एकदम ब्लैक कलर की हो जाएगी बॉडी, पूरा जल जाएगी बॉडी, जला हुआ अपीयरेंस रहेगा। इसके अंदर क्या करना पड़ेगा? हमें एम्पुटेशन करना पड़ेगा, क्योंकि जो वहाँ की ब्लड सप्लाई है, नर्व सप्लाई है, सब कुछ डैमेज हो जाएगी, तो वापस से वो ये पार्ट ठीक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे एम्पुटेशन करके यानी कि काट के निकाल देना पड़ेगा जिस भी पार्ट में बर्न हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट फिर होता है अकॉर्डिंग टू एक्सटेंट। अभी तक हमने अकॉर्डिंग टू डेप्थ पढ़ा, अब अकॉर्डिंग टू एक्सटेंट हम पढ़ते हैं, यानी कि इसमें अंदर हमें पढ़ना है टोटल बॉडी सरफेस एरिया की, कितना बॉडी सरफेस एरिया बर्न हुआ है। माइनर बर्न यानी कि जब 10% से कम का बॉडी सरफेस एरिया बर्न होता है अडल्ट्स के अंदर, तो उसे हम माइनर बर्न बोलते हैं। 10 से 20% अगर बर्न होता है तो उसे हम मॉडरेट बर्न बोलते हैं। अगर 20% से ज्यादा और थर्ड डिग्री का बर्न हो जाता है तो उसे हम मेजर बर्न बोलेंगे। ठीक है, कॉजेस ऑफ बर्न मैंने पहले बता दिया आपको, थर्मल कॉज होता है, इलेक्ट्रिकल कॉज होता है, केमिकल कॉज होता है, रेडिएशन कॉज होता है और फ्रिक्शन कॉज रहता है बर्न के। कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या हो सकता है? शॉक हो सकता है, हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाता है, इन्फेक्शन, सेप्सिस के चांसेस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकैलीमिया होता है। ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया और हाइपरकैलीमिया। ठीक है, एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, अगर मान लो फेस पे बर्न हुआ है तो कॉन्ट्रेक्चर्स और डिफॉर्मिटीज हो सकती है, मान लो बर्न होके दूसरी तरफ से अगर बॉडी पार्ट जुड़ गया है तो डिफॉर्मिटीज हो जाएंगी, एनीमिया हो सकता है, हाइपोथर्मिया हो सकता है, साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं और स्कारिंग हो सकती है, मतलब पूरा जिंदगी भर के लिए दाग धब्बे रह जाते हैं।
अब फिर इसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर क्या है, सबसे पहले तो इमरजेंसी फेज, यानी कि अगर बर्न हुआ है तुरंत, तब सबसे पहले हमको एयरवे चेक करना है। अगर मान लो फेस पे बर्न है तो सबसे पहले एयरवे चेक करना है, देखना है कि अगर मान लो, क्योंकि जब भी बर्न होता है तो मान लो इंसान रूम के अंदर फंसा रह गया, वहां पे बर्न हुआ तो उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है एयरवे के अंदर, या फिर CO2 CO पॉइजनिंग हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो सकती है। तो वो सब चीज़ों को हमें ध्यान देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बर्न ऑन फेस, नोज, एयर, स्निंग, सूट, माउथ, ये सब चीजें देखना है, माउथ, ठीक है। मेंटेन एयरवे, गिव ह्यूमिफाइड ऑक्सीजन, यानी कि जो ऑक्सीजन है उसे ह्यूमिडिफाई करके प्रोवाइड करना है, मेंटेन करना है एयरवे। प्रिपेयर फॉर इंट्यूबेशन इफ नीडेड, अगर मान लो जरूरत पड़ती है तो इंट्यूबेट करना है पेशेंट को। ब्रीदिंग चेक करना है, ABC आपको पता होगा, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। अब ब्रीदिंग चेक करना है, रेस्पिरेटरी रेट देखना है, चेस्ट का मूवमेंट को देखते हुए रेस्पिरेटरी रेट देखना है, असेस करना है ब्रीथिंग साउंड्स को, वॉच फॉर वार्निंग साइंस ऑफ CO पॉइजनिंग, यानी कि जो भी CO पॉइजनिंग होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होती है, उसे हमें वार्निंग साइन देखने हैं उसके, और हमें 100% ऑक्सीजन मेंटेन करना है, ठीक है। फिर सर्कुलेशन चेक करेंगे, इंसर्ट करेंगे 2 लार्ज बोर IV लाइंस, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, अगर बर्न के केस होते हैं तो वहाँ पे 2 IV लाइंस को देना है, वो भी लार्ज, यानी कि 18 गॉज, ठीक है, 18 गॉज ग्रीन वाली IV लाइन देनी होती है। स्टार्ट करना है IV फ्लूइड रिससिटेशन, और फ्लूइड रिससिटेशन किसके थ्रू किया जाता है, पार्कलैंड फार्मूला के थ्रू किया जाता है। पार्कलैंड फार्मूला क्या होता है, इसके अंदर एक फार्मूला है कि इसमें 4 ml मल्टीप्लाइड बाय बॉडी वेट मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न। तो ये जितना भी यहाँ से निकल के आता है उसको हमें 24 घंटे के अंदर प्रोवाइड करना होता है, उसका हाफ हमें 8 घंटे के अंदर, बाकी का हाफ जो है अगले हमको 16 घंटे के अंदर प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। मॉनिटर करना है BP, हार्ट रेट, यूरिन आउटपुट। गोल क्या रहता है यहाँ पे, यूरिन आउटपुट लगभग 30 से 50 ml पर आवर होना चाहिए, ठीक है। पार्कलैंड फॉर्मूला क्लियर है ना, कि 4 ml इनटू बॉडी वेट, जो भी पेशेंट का बॉडी वेट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और जितना परसेंटेज बर्न हुआ है, रूल ऑफ 9 से निकलता है टोटल बॉडी सरफेस एरिया, तो वहां से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जितना भी ml आता है उसको हमें आधा आधा डिवाइड करना है। मान लो यहाँ से निकल के आता है 4000 ml, तो अब इसको डिवाइड कर देना 2 पार्ट में, ठीक है, 2000 ml कर देना है। तो अब जो पहले 8 घंटे होंगे, पहले 8 आवर्स में ये वाला पार्ट हमको दे देना है, और दूसरे 8 जो 16 आवर्स होंगे उसके अंदर हमको ये वाला जो पार्ट है उसको प्रोवाइड कर देना है, ठीक है। ये पार्कलैंड फॉर्मूला है। अब नेक्स्ट फिर अब हमें क्या होता है, बर्न के अंदर हाइपोथर्मिया होने के चांसेस होते हैं, तो उसे प्रिवेंट करना है, पेशेंट को कवर करके रखना है, क्लीन ड्राई शीट्स में यूज करना है, वार्म ब्लैंकेट्स का। पेन मैनेजमेंट करना है, यानी कि गिफ्ट हमको देनी है IV एनाल्जेसिक्स, जैसे कि मॉर्फिन और फेंटेनाइल, ठीक है। वुंड केयर प्रोवाइड करना है, रिमूव करने हैं क्लोथ्स को, ज्वेलरीज को कवर करना है, जो भी बर्न सरफेस है उसको क्लीन और ड्राई ड्रेसिंग से कवर करना है ताकि इन्फेक्शन ना हो पाए। और एक बात ध्यान देनी है आपको कि कभी भी आइस या फिर टूथपेस्ट आपको नहीं अप्लाई करना होता है बर्न एरिया पे, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट पेपर सोल्यूशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना।